ये जो प्रोग्राम है ये कोई सेशन नहीं है जिसकी मैं निज़ामत करूँगा, बल्कि ये आपकी एक मुलाकात है एक बहुत बड़े आदमी से। हम इनके म्यूज़िक को बहुत अरसे से सुनते आ रहे हैं, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। बैठ जाएं प्लीज़, बैठ जाएं। हाँ जगह नहीं यार, ये सीढ़ियों पे बैठ के हमने सारी ज़िंदगी थिएटर देखा है। बैठ जाएं आप लोग भी, कारपेट बिछा हुआ है। जल्दी जल्दी बैठेंगे तो टाइम ज़ाया नहीं होगा और उसके बाद मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा उनसे जिनसे मिलने के लिए आप आए। मुझे पता है मुझसे मिलने तो नहीं आए आप। जब बदतमीज आगे से कह भी रहा है यस। हाँ जी बिल्कुल, वो बहुत बड़े स्टार है, पाकिस्तान की जान है, इंटरनेशनली बहुत नाम कमाया है। कटरीना कैफ के साथ भी ठुमका लगा चुके हैं। अब माहौल को इतना गरमाएं ताकि वो यहाँ तक खुद ब खुद तशरीफ़ ले आए। वो है जिन्होंने सबसे पहले छन्नों की आंख में नशा देखा था। वो है जो पाकिस्तान के वन एंड ओनली रॉक स्टार हैं, पूरी दुनिया में काम कर चुके हैं। आप सबकी बहुत सारी तालियों में मल्टी टैलेंटेड अली ज़फ़र। तालियां नहीं रुकनी चाहिए। सर जनाब थैंक यू क्या हाल है सबके? अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, ये जिंदा दिलाने लाहौर है और लाहौर के बाहर से भी जितने भी लोग यहाँ आए सबको मेरा बहुत सलाम। बड़ा अच्छा लगता है इस तरह की जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं, आर्ट, लिटरेचर, म्यूज़िक से रिलेटेड, और इट्स माय ऑनर टू बी हियर। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। अच्छा मेरे ख्याल में अब तो बत्तियां भी बंद हो गई, अब तो सेटल डाउन हो जाए यार। अच्छा आपने कहा जिंदा दिलाने लाहौर है तो इसलिए इतना शोर है। मैंने कराची में भी यही क्रेज़ देखा है आपके लिए, मैंने भी दुबई में भी यही क्रेज़ देखा है आपके लिए, दुनिया भर में आपका यही क्रेज़ है। आप इंडिया जाते हैं तो वहाँ भी सब पागल हो जाते हैं। तो ये लाहौर की बात नहीं, ये आपकी कोई बात है। ये मैंने यासिर को पहले यासिर के अकाउंट में ये बात करने के पैसे जा चुके हैं पहले से। अच्छा मुझे अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आई, मैं उम्मीद पे ही कर रहा हूँ ये सारी बातें। लेकिन वाकई लोग आपसे इतना प्यार करते हैं। मेरा पहला सवाल ही ये होगा कि इतने पॉजिटिव आप इंसान हैं। अभी मेरी आपसे बड़ी एक लंबी मुलाकात रही दुबई में। आप मराकबे की तरफ भी जा रहे हैं और फ़िलॉसफ़ी भी लाइफ की बिल्कुल डिफरेंट हो चुकी है और इतनी पॉजिटिविटी है। उसके बावजूद इतना फेम, उसके बावजूद सोशल मीडिया पे एक ख़ास तबका आपके बारे में बहुत नेगेटिव थॉट्स रखता है। कैसे हैंडल करते हैं उसको? असल में जहाँ तक आपने फ़िलॉसफ़ी का कहा, फ़लसफ़े का कहा, तो उसका ज़्यादा कसूरवार सबसे पहले तो मैं अपने माँ बाप को ठहराता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मेरी वालिदा की एक दोस्त बैठी हुई है, उनकी बेस्ट फ्रेंड मैडम गज़ाला इरफान। इनका बहुत इन्फ्लुएंस रहा और आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी लकी कि जो मेरी परवरिश है, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मेरे जो दोनों वालिदैन हैं वो एजुकेशनिस्ट, और जो हमारे घर में जो बातचीत का सिलसिला या एक जो कंपनी रहती थी, जो गुफ्तगू होती थी, वो इल्म से रिलेटेड होती थी। डिस्कशंस ऐसी होती थी, बड़ी प्रोग्रेसिव ओपन डिस्कशंस होती थी हर मामले के बारे में। तो उसमें फिर मैंने वो जो मैं बच्चे के तौर पे वो सारी डिस्कशंस सुनता था, वो लाशऊरी तौर पे वो आपके अंदर जाती रहती हैं। और फ़िलॉसफ़ी को कहते हैं कि इट्स द मदर ऑफ़ ऑल साइंसेस। तो उसका शौक़ फिर वहाँ से चलना शुरू हुआ और करते 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 अब वो एक ऐसा आप कह लें कि एक खूबसूरत सा भंवर है कि उसके अंदर इंसान चक्कर भी खाता रहता है, फ्लोट भी करता रहता है, कभी उड़ भी जाता है, कभी डूबता भी है। तो ये एक प्रोसेस है, एक सिलसिला है, लेकिन
बहुत ही खूबसूरत प्रोसेस है क्योंकि यू ऑलवेज लर्निंग, यू ऑलवेज ओपन एंड देयर इज ऑलवेज अ डिस्कोर्स. इसमें रिजिडिटी नहीं आती. आप एक ओपन माइंड से बातें सोचते हैं एंड यू क्वेश्चन एवरीथिंग. Those basic questions from why am I here, what is my purpose, to all those questions जो हज़ारों साल से इंसान सोचता आ रहा है. कई फिलोसोफर्स ने, शोरा ने, लोगों ने उसके बारे में अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दिया और वो पढ़ने का बड़ा मज़ा आता है. तो ज़िंदगी एक तसलसल है, उसका हिस्सा है जितने भी टाइम पे हम यहाँ आए. और इसी हिस्से में, इस कड़ी में, ये जो फोर्सेस आप इनको कह लें कि पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, इसको मैं देखता हूँ कि ये भी एक ग्रैंड डिज़ाइन जो है ऑफ दिस सिमुलेटेड रियलिटी, जिसमें आप उसको यिंग और यांग कह लें, अच्छा बुरा कह लें, ब्लैक एंड वाइट कह लें, तो ये सारी चीज़ें साथ एग्जिस्ट करती हैं. तो अगर अच्छे लोग होते हैं तो अच्छा, मैं अच्छा बुरे में चीज़ों को नहीं बांटता, क्योंकि ये मेरा ज़ाती तरीका है चीज़ों को देखने का कि हम शायद ओवर सिंप्लीफाई करने के लिए चीज़ों को ब्लैक और वाइट में डाल देते हैं कि ईदर यू आर विद मी और यू आर अगेंस्ट मी. आई थिंक द ब्यूटी एंड द आंसर्स लाई इन द ग्रेज. सो यू डोंट हैव टू बी राइट एंड यू डोंट हैव टू बी रॉन्ग. हम सब में अच्छाई और बुराई होती है. हम सब में अच्छे और वीक मोमेंट्स होते हैं और यही हम सबकी खूबसूरती है, हमारी अपनी पर्सनल डाइवर्सिटी और एक सोशल डाइवर्सिटी का होना साथ साथ बड़ा ज़रूरी होता है. अच्छा, वाइब्स पे यकीन रखते हैं आप? वाइब्स नहीं वाइब्स पे यकीन रखते हैं? अच्छी वाइब, बुरी वाइब. अभी कैसी वाइब आ रही है आपको क्राउड से? हर दौर में ना कोई टर्म्स कॉइन हो जाती हैं, स्पेशली क्योंकि हम तो वेस्ट को बहुत ज़्यादा कूल समझते हैं और फॉलो करते हैं. तो वहाँ की जो टर्म्स है ना, लाइक कूल एंड वाइब, यो ब्रो चेक आउट द वाइब, तो उस हिसाब से यहाँ की वाइब इज़ रियली कूल मैन, रियली नाइस. अली, हम थोड़ा सा पहले से आएंगे. मैं जब किसी 5 स्टार होटल में जाता हूँ और वहाँ कोई म्यूज़िक बजा रहा हो या कोई इस तरह का आर्ट कर रहा हो, तो अक्सर लोग गुजर जाते हैं, ज़्यादा ध्यान नहीं देते. वो बस हामिद मीर साहब के लिए तालियां बजाइए. अस्सलाम वालेकुम. शाह साहब के लिए. तो आपने स्टार्ट किया एज एन आर्टिस्ट. आप एक होटल में बैठ के स्केचेस बनाया करते थे. उस वक्त आपके जहन में क्या था? आपने कभी सोचा था कि इतने सारे लोग बैठ के आपको सुनेंगे? यार, जिस तरह कल क्राउड था यहाँ पे, लाखों का मजमा आपका म्यूजिक सुन रहा था, कभी सोचा था आपने ऐसा? अच्छा, मेरा जो किस्सा है वो बड़ा, अगर कोई समझना चाहे तो इंटरेस्टिंग है. फॉर सम रीज़न मुझे बचपन से ही पता था कि मैं क्या हूँ, मतलब क्या बनना चाहता हूँ. एंड आई फेल्ट कि मैं एक क्रिएटिव आर्टिस्ट हूँ और मुझे अपना फ्यूचर नज़र आ रहा होता था. एंड आई यूज्ड टू सी माई सेल्फ ऑन स्टेज सिंगिंग माई सॉन्ग्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पीपल सिंगिंग माई सॉन्ग्स विद मी. सो मैं विजुलाइज करता रहता था. मैं ये बार बार कोट भी करता हूँ, एक एग्जाम्पल यंगस्टर्स को इंस्पायर करने के लिए और पेरेंट्स को भी. असल में माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों के बारे में बहुत पॉजिटिव होते हैं. ज़ाहिर है वो उनको महफूज रखना चाहते हैं. तो मेरे जो वालिद साहब हैं वो बहुत ही शरीफ इंसान हैं और प्रोफेसर पंजाब यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में रहे, एज चेयरमैन रिटायर हुए. तो वो ज़रा, लेकिन उनकी जो अप्रोच थी वो थोड़ी सी ज़िंदगी के बारे में कंजर्वेटिव इन द सेंस कि यार बच्चा नौकरी कर ले, इतने पैसे लग जाएंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका करियर सेट हो जाएगा. तो वो कहते थे कि तुम क्या कर रहे हो ये, हालांकि खुद भी बड़ा अच्छा गाते हैं, मौसीकी में क्या करना चाहते हो? मैंने कहा बाबा मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, स्टार बनना चाहता हूँ. तो वो कहते थे कि यार इस मुल्क में यहाँ पे म्यूज़िक की, इस करियर की कोई सर्टेनिटी नहीं है, तो तुम कैसे सर्वाइव करोगे? तो मैंने कहा बाबा आप क्या रिकमेंड करते हैं?
तो उन्होंने कहा कि तुम ये, मैं उस वक्त 15-16 साल का होऊंगा। तो उन्होंने कहा कि देखो तुम CSS कर लो। तो मैंने कहा बाबा CSS क्या होता है? कहता गवर्नमेंट सर्विस में आप जाते हैं। और मैंने कहा फिर मौज लग जाती है। मौज लगती है। तो उन्होंने कहा कि फिर तुम्हारी फॉरेन सर्विस में चले जाओगे या कहीं और। तो मैंने कहा फिर, उन्होंने कहा फिर तुम जहाँ जाओगे एक तो वेल सेटल्ड होगे, रिस्पेक्टेड होगे, तुम्हारी गाड़ी जा रही होगी, लोग तुम्हें सलूट करेंगे। तो मैंने कहा बाबा मैं ये नहीं चाहता कि लोग मेरी पोस्ट या गाड़ी पे नंबर प्लेट की वजह से सलूट करें, मैं चाहता हूँ कि मेरे काम की वजह से लोग मुझे सलूट करें। I remember this conversation with my father. CCPO साहब ने तो आपको पता था उस वक्त भी कि आप क्या बनने वाले हैं? मुझे पता था कि अगर मैं उस तरफ चला गया तो फिर हामिद मीर साहब ने मुझे छोड़ना नहीं है टीवी पे। सोचें जब 16 साल की उम्र में आपको सब कुछ अपने बारे में पता था, तो अब मेरे ख्याल 32 साल के आप हैं, मेरे बारे में भी कुछ बता दें। देखिए अब मैं जिस तरह 26 का हो गया हूँ ना, तो 26 में बड़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं इंसान को। आपके बारे में देखें, नहीं एक्चुअली आई एम 42, डैम इट। लेकिन देखें भाई अभी भी हाजिर है, तगड़ा है। ये मैं आपको जवान लगने की भी टेक्निक्स जाते हुए बता के जाऊंगा कि पुदीने में क्या डाल के खाना है। लेकिन आपके बारे में मैं ये कहूँगा कि यार जो इंसान किसी को हंसा सकता है, पहले तो उसका मर्तबा बहुत मेरे सामने बड़ा हो जाता है। एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है चार्ली चैपलिन के बारे में, वो आप लोग ज़रूर देखिएगा। उसमें चार्ली चैपलिन स्क्रीन के सामने क्या था एज एन आर्टिस्ट, लेकिन वो स्क्रीन के पीछे अपनी ज़िंदगी की किन ट्रेजेडीज से और मुश्किलात से गुजर रहा था। और जब उसने अपने आप को एज अ कम्युनिस्ट डिक्लेयर किया तो उसके साथ फिर क्या हुआ और किस तरह से उसको फिर निकाला गया वहाँ से, और उसकी वो लाइफ कैसी थी, वो बड़ी इंटरेस्टिंग डॉक्यूमेंट्री है। सो आई थिंक it's as I said, life is a process about learning and we all learn from each other. सर मुझे फिल्म पे बताइए, आपने एक फिल्म की टीफा इन ट्रबल, बहुत अच्छी चली।